परीक्षा की तैयारी में पूर्व प्रश्न पत्रों का एक अपनी ही भूमिका होती है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए साउदर्न रेलवे के द्वारा पलक्कड़ मंडल में 13 दिसंबर 2023 के पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं और उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उस पर विचार करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। द इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ फुट इंस्पेक्शन फॉर JEPB। यहाँ पर स्पीड की चर्चा नहीं की गई है कि स्पीड 110 km से ज़्यादा है या अदर रूट्स पर है, परंतु यहाँ ऑप्शन देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 110 km से अधिक वाले जो शेड्यूल हैं उसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर हम 6 महीने में एक बार लूप लाइन और यार्ड सहित पूरा सेक्शन जो अदर रूट्स का है उसके हिसाब से इसका जवाब सही मान सकते हैं। सवाल नंबर 2 है कि कोलिकन्नूर सेक्शन किस मार्ग पर आता है? तो ये B रूट पर आता है। रेल टेंसर का उपयोग क्या है? तो रेल टेंसर का उपयोग डी स्ट्रेसिंग में किया जाता है, रेलों को भौतिक रूप से खींचने के लिए, अतः इसका जवाब C सही है। इंचार्ज और सेक्शनल PLOI के द्वारा पैसेंजर और रनिंग लाइनों पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग के इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या होते हैं? तो दोनों मिलकर के 3 महीने पर बारी बारी से इंस्पेक्शन करते हैं। 60 kg रेल की ऊंचाई 172 मीटर होती है और मिनिमम शेष विड्थ कहीं पर, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो ये 90 सेंटीमीटर मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी उपयोगी सवाल है। BG के लिए रेल सीट पर स्लीपरों के तल के नीचे गिट्टी की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? यहाँ मेन लाइन और लूप लाइन की चर्चा नहीं की गई है। तो मेन लाइन पर न्यूनतम जो होती है वो 300 में होती है, लूप लाइन पर 250 होती है। 250 का यहाँ पर कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मेन लाइन का सवाल समझते हुए 300 में इसका सही जवाब होगा। प्राइवेट साइडिंग के लिए कनिष्ठ इंजीनियर रेल पथ, तो जो हमारा सेक्शनल JE या SSC होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यह 3 महीने में एक बार है। इंचार्ज की 6 महीने में एक बार है और उस एरियन की 12 महीने में एक बार है। तो इसमें 3 महीने में एक बार इसका सही जवाब है। ग्रुप B मार्ग से मतलब क्या निकलता है? तो वे मार्ग जिन पर स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है उन मार्गों को ग्रुप B मार्ग कहा जाता है। अगला सवाल है कि सभी ट्रैकों के नवीनीकरण यानी कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी सभी प्रकार के ट्रैक रिन्यूअल, चाहे वो CTR हो या TSR हो, डबलिंग हो, गेज कन्वर्जन हो, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन हो, वो मेन लाइन पर कितना रखा जाता है? तो वह 1660 की स्लीपर डेंसिटी रखी जाती है और जिसके कारण पर 60 सेंटीमीटर का स्लीपर टू स्लीपर का सेंटर टू सेंटर गैप बनता है। 60 kg रेल का वास्तविक मतलब तो होता है 60.34 kg पर यहाँ पर इस संबंध में इसके वास्तविक से नहीं पूछा गया, एक सामान्य अर्थ पूछा गया कि 60 kg रेल का मतलब क्या है? तो 1 मीटर रेल का वजन 60 kg होता है। मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ जो न्यू वर्क या अल्ट्रेशन में अगर देखें तो वहाँ पर चाहे वो कटिंग हो या एम्बैकमेंट हो 7.85 मीटर होती है, तो 7850 मिलीमीटर। LWR ट्रैक में जो स्लीपर टॉप, जैसे कि ये हमारा स्लीपर हो गया, तो स्लीपर के ऊपर में इसका बैलास्ट का प्रोफाइल बनता है, तो ये वाली हाइट कितनी होती है? तो ये होती है 100 मिलीमीटर। M+8 के स्लीपर स्पेसिंग का क्या अर्थ है? M+8 अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो एक 13 मीटर की लंबाई में अगर 8 अगर जोड़ें तो आपका आ जाएगा 21। तो इस ढंग से 21 स्लीपर एक रेल की लंबाई में आ गया। एक रेल की लंबाई को आप लिख सकते हैं कि एक रेल जो 13 मीटर की है उसमें आपको हो गए 1000/21। 21 स्लीपर में अगर आप इसको बांटें, यहाँ पर 13 मीटर की लंबी रेल है
तो 13 मीटर की लंबी रेल, सॉरी यहाँ पर हम देखें 1300 सेंटीमीटर, 13 मीटर की लंबी रेल है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 13 मीटर में 1300। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन आपको, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आपको आ जाता है, ये अगर 1 रख दिया जाए तो इसमें अगर हम अब मल्टीप्लाई करें 60 से तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, ये 1260 आएगा। और अगर मैं इसे 21 में अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1365 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से या तो वो 65 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो सकता है और या तो 1260 का। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो 1260 वाला हमारा सही मानते हैं। तो 1360 इसका जो स्लीपर टू स्लीपर जो दूरी होगी 1360 स्लीपर रखी जाएगी। नई लाइनों के कार्यों में तटबंधों की जो ढलान है, तो नए कार्य में जो फॉर्मेशन स्लोप होता है वो 1/30 का रहता है। कमजोर फॉर्मेशन की पहचान यही है कि भी इनके स्ट्रेचेज स्पीड रिस्ट्रिक्शन के कारण कुछ लगे हुए होंगे। दूसरा हो जाएगा कि वहाँ पर एक ही जगह पर बार बार आपको नॉर्मल ट्रैक से ज़्यादा टेंशन देना पड़ रहा है और इसके जो खिंचाव के कारण डब्लू शेप में यहाँ पर पेनिट्रेशन प्रोफाइल बनना चालू हो जाता है जो 30 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो अतः ये तीनों जवाब इसके सही हैं। जो कनिष्ठ इंजीनियर होता है वो लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन, तो लेवल क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन इंचार्ज एसएससी और सेक्शनल एसएससी अथवा जेई के द्वारा महीने में एक बार किया जाता है। तो यहाँ क्रमवार के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, पर फिर भी अगर देखा जाए तो समपार का महीने में एक बार होता है। तो ये जवाब ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। गर्डर पुलों पर चैनल स्लैपर बिछाने के लिए जो सुपरवाइजर्स होगा मिनिमम लेवल का वो जेई होगा। और पुलों पर गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पर देख किसी प्रकार का गेज की बात नहीं की गई है, पर नए मैनुअल चूंकि ब्रॉड गेज के लिए सिर्फ आए हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि यह सवाल ब्रॉड गेज का है, अतः 250 प्लस माइनस इसका 50 होगा। गार्ड रेल में जो टेबल होता है, गार्ड रेल का जो सतह टेबल है और मेन लाइन का, वो गार्ड रेल मेन लाइन से मेन के लेवल से मेन गार्ड रेल जो है टॉप टेबल जो गार्ड रेल का है और रनिंग रेल का टॉप टेबल है, तो गार्ड रेल उससे 25 mm से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। बराबर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। रेल का लाइफ कितना प्रतिशत अगर पार कर जाए तो उसमें लगे हुए वेल्ड को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। तो अगर रेलों की लाइफ 50% पार कर गई है तो उस केसेज में जॉगल फिश प्लेट्स विद फार एंड बोल्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन 80 वेट विच हैव अंडरटेकन ट्रैफिक इक्वल टू और मोर देन स्टिपुलेटेड फ्री लाइफ ऑफ रेल। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 60 kg का रेल है और इसको बेल्ट किया हुआ है और इस बेल्ट की लाइफ 60 kg 90 UTS है, उसका हो जाएगा 800 GMT। तो 800/2 यानी कि अगर वो 400 GMT अगर उस पर से पार कर जाता है या 400 GMT पहुंच जाता है तो उसके बाद उस रेलों को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। रेलों की पेंटिंग क्यों की जाती है, तो बहुत कैजुअल जवाब है कि प्रिवेंट कोरोजन से बचाने के लिए किया जाता है। कितना डिग्री और उससे अधिक के कर्व पर सभी थर्मिट वेल्ड को जॉगल फेस प्लेट और क्लैंप के साथ प्रदान किया जाएगा, तो 3 डिग्री से अधिक के लिए। सर्विस के ड्यूरेशन में थर्मिट वेल्डों की पेंटिंग की जाती है ताकि उसमें और जंग नहीं लगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वर्ष में एक बार रखी जाती है अगर वो कोरोजन प्रोन एरिया में है। यूएसएफडी का पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन। क्रीप की अनुमत सीमा क्या है, तो क्रीप की अनुमत सीमा है 150 mm। पीएससी स्लीपर पर छोटी वेल्डेड रेल यानी SWR कितना डिग्री से कितना मीटर से तीव्र मोड़ पर यानी कि रेडियस पूछा जा रहा है, तो 440 मीटर। क्रीप जो होता है उसका कारण क्या है, यहाँ क्रीप का कारण नहीं एक्चुअली जवाब होना चाहिए क्रीप का प्रभाव क्या है। तो क्रीप होने के कारण स्लीपर आउट ऑफ स्क्वायर हो जाते हैं, गेज में डिस्टोर्शन हो जाता है, जॉइंटों की लूजनिंग हो जाती है। तो ये सभी जवाब इसके सही हैं।
अब दूसरा सवाल है क्रीप का कारण क्या होता है, ये सवाल सही है। तो इसमें अगर इनएडिक्वेट टो लोड अगर है, फास्टनिंग या रेल सिक्योर्ड नहीं है प्रॉपरली स्लीपर के साथ में, तो ये भी सही है। दूसरा है इनएडिक्वेट बैलेंस रेजिस्टेंस है, तो भी है। और इनसफिशियंट और बैडली मेंटेन ज्वाइंट है, तो भी है। तो ऐसा है, इसका जवाब डी, उपरोक्त सभी सही होंगे। बीजी पर कितना मीटर से अधिक बिल्ड किया गया रेल को LWR, तो 250 मीटर। 250 मीटर से अगर बेल्डेड रेल है तो उसे LWR की श्रेणी में रखा जाता है। डीप स्किनिंग में मुख्यतः क्या करते हैं, तो डीप स्किनिंग में गिट्टी की सफाई की जाती है। किसका उपयोग करके डीप स्किनिंग किया जाता है, तो मशीन, 4 मशीनें दी हुई है, तो BCM का उपयोग करके डीप स्किनिंग किया जाता है। और T28 मशीन का उपयोग क्यों करते हैं, T28 मशीन का उपयोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग बेचने के लिए किया जाता है। GFN लाइनर का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन के लिए, तो ये ट्रैक सर्किटेड एरिया में करते हैं। ट्रैक की बकलिंग का कारण क्या है, तो ट्रैक की बकलिंग का कारण कंप्रेसिव फोर्सेज है और इनएडिक्वेट लैटरल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हाई टेंसाइल फोर्स के कारण बकलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब बी और सी सही है। जो परमिसेबल स्टीपेड ग्रेन जो LWR में दिया जा सकता है सामान्य केस में, वाटर स्लीपर के केस की बात छोड़ दी जाए तो 1 in 100 है। और ग्लूड इंसुलेशन ज्वाइंट कहाँ प्रयोग किया था, जहाँ पर पहले इंसुलेटेड ज्वाइंट प्रयोग किया जाता था वहाँ पर अब ग्लूड इंसुलेशन ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल ACJ, स्ट्रेट टंग रेल और स्टॉक रेल उन लोकेशंस पर नहीं लगाए जाएंगे जहाँ पर कि कर्व 5 डिग्री से ज़्यादा के, मतलब 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री के से ज़्यादा शार्पर होंगे। जहाँ भी LWR और CWR के बाद फेस प्लेटेड ट्रैक या SWR का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर LWR और CWR के समान ट्रैक संरचना को कम से कम कितना लंबाई में रखा जाता है, तो इसका जवाब है कि 3। भारत को कितने तापमान क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो भारत को कुल 4 तापमान क्षेत्र में विभाजित किया गया है, 1 2 3 4। कोझिकोड से मंगलूर सेक्शन किस तापमान क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, तो यह तापमान क्षेत्र है जोन 1। SKV वेल्डिंग में प्रदान किया जाने वाला खाली जगह, यानी कि जब SKV वेल्डिंग करते हैं, जिससे जनरली AT वेल्डिंग में हम SKV ही कर रहे हैं आज के समय में, तो वहाँ पर उसमें गैप कितना रखते हैं, तो 25 ± 24 से 26 mm के बीच में रखा जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक वेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग डिस्टर्बेंस ऑफ बैलास्ट कॉम्पैक्शन हैव बीन अंडरटेकन कैन बी अचीव्ड। जब भी किसी वर्तमान ट्रैक में कंसोलिडेशन वहाँ पर तोड़ दिया गया है मेंटेनेंस के कारण, तो कंसोलिडेशन कितने समय में वापस मिल जाएगा, तो इसका जवाब है कि या तो ट्रैक स्ट्रक्चर जो कंक्रीट स्लीपर का है उस पर कम से कम 50,000 ग्रॉस टन ट्रैफिक पार हो जाए, या 2 दिन, या इन दोनों में से कोई भी कम हो, या नहीं तो DTS को वहाँ पर कम से कम 1 राउंड चलाया जाए। तो ये दोनों ही जवाब सही हैं, अतः इसमें से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ACJ की चिकनाई यानी कि ग्रीसिंग ऑफ ACJ ये 15 दिनों में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस LWR या CWR में कितने से कितने समय के बीच में किया जाना चाहिए, तो LWR CWR में जो रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस है वो TD 10 डिग्री से लेकर के TD - 30 डिग्री के बीच में किया जाता है। The joints provided at the free end of the LWR के दोनों तरफ जो जोड़ प्रदान किए जाते हैं वे रहते हैं स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, जो कि LWR के अंत में गर्मी के कारण या ठंडी के कारण जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एकोमोडेट करने के लिए दिए जाते हैं।
एक से अधिक स्लीपरों के बांधने के नवीनीकरण के मामले में जिन्हें रेल उठाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम कितने स्लीपरों की संख्या यथावत रखी जाएगी। यानी कि जिन फासनिंग को बदलने के लिए रेल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस केस में हमें कितने स्लीपरों पर से हम बदल सकते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल और साधारण नियम है कि अगर रेल को उठाने की ज़रूरत अगर नहीं पड़ रही है तो आप 15-15 स्लीपर बदल सकते हैं, पर अगर रेल को उठाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में आपको 30 में से एक स्लीपर ही बदल पाइएगा, कोई भी फिटिंग आपको बदलना है तो। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ LWR ऑफ SSCPW एंड JPW, यहाँ पर इसका मतलब है कि इंचार्ज है। तो इंचार्ज SSCPW और JPW में जो LWR के निरीक्षण के अनुसूची है वो कब किया जाना चाहिए। तो इसका जो जवाब है कि 4th नाइट ड्यूरिंग द 2 हॉटेस्ट एंड 2 कोल्डेस्ट मंथ ऑन रोटेशन, इसका ये सही जवाब है। पूरी जानकारी है कि गर्मी और ठंडे के मौसम में यह हर एक 15-15 दिन पर किया जाता है अल्टरनेट, और बाकी दिनों में 2 महीने के अंतराल पर अल्टरनेट में किया जाता है। लूप लाइन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमको गाड़ी चलानी है तो वहाँ पर कुशन हमको कितना देना होगा, तो कुशन 250 मिलीमीटर न्यूनतम रखना है। ट्रैक की डी स्ट्रेसिंग करने का कार्य निम्न किस काम के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला है कि डी स्ट्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको उसमें स्ट्रेस रिलीज करना है ताकि हम फ्रैक्चर से उसको बचा सकें और बकलिंग से बचा सकें। तो इन तीनों कामों के लिए ट्रैक की डी स्ट्रेसिंग की जाती है, अतः इसका उपरोक्त सभी जो है ये सही जवाब है। लूप लाइन पर गति को बढ़ाने के लिए न्यूनतम स्लीपर घनत्व कितना होना चाहिए। तो वर्तमान में लूप लाइन पर जो न्यूनतम स्लीपर घनत्व है वो 1540 स्लीपर पर किलोमीटर है। टर्न आउट में गिट्टी टैंपिंग का उपयोग करके क्या किया जाता है, कौन से मशीन का उपयोग करते हैं, तो डच यूनिमेट। ग्रुप बी मार्ग पर ऊर्ध्वाधर मोड़ की न्यूनतम त्रिज्या क्या है। तो इसमें आप याद रखें कि ए रूट पर 4000 मीटर है, बी रूट पर 3000 मीटर है और अन्य रूटों पर 2500 मीटर है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 3000 मीटर। 1.8 में मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कर्व्ड स्विच पर कितनी हो सकती है। तो कर्व्ड स्विच पर यह स्पीड 15 kmph हो सकती है। और अगर इसी में सवाल पूछा जाता कि अगर इसे सिमेट्रिकल अगर स्प्लिट 1.8 का कर्व्ड स्विच होता तो उस हालत में तब जाकर के वो 30 kmph का हो सकता था। मोड़ों में एक रेल को दूसरी रेल की तुलना में उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो कर्व में जब एक रेल को दूसरी रेल से उठाया जाता है तो उसे कैंट या सुपर एलिवेशन कहा जाता है। मोड़ों पर सुचालू और संतोषप्रद संचलन के लिए, यानी कि फॉर द स्मूथ एंड सेटिस्फैक्टरी रनिंग ऑन द कर्व्स, तो इसके लिए इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो हमने देख लेते हैं जवाब। तो हमारे पास जो सभी 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन हम इसमें दिया गया है जिसको पढ़ के हमको चेक करना है। तो अगर हमको स्मूथ और सेटिस्फैक्टरी रनिंग चाहिए कर्व पर, तो सबसे पहला है कि कर्वेचर में कोई एब्रप्ट चेंजेज नहीं आना चाहिए या सुपर एलिवेशन में एब्रप्ट चेंजेज नहीं आना चाहिए, अचानक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि जो सुपर एलिवेशन है वो कर्वेचर के अनुसार से हर एक पॉइंट पर सही उपयुक्त सुपर एलिवेशन दें। तो दोनों ही बातें स्मूथ और सेटिस्फैक्टरी रनिंग के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हमें पे हो जाएगा ए बोथ। आमतौर पर कर्व स्टेशनों को कितने मीटर के अंतराल पर चिन्हित किया जाता है। तो नॉर्मली जो कर्व्स होते हैं, हम यहाँ पर टर्न आउट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं, तो वहाँ 10-10 मीटर के अंतराल पर स्टेशन बनाए जाते हैं और 20 मीटर के कॉर्ड पर यह चेक किया जाता है।
ट्रैक माउंटेड स्वचालित गेज फेस स्नेहक को कितना डिग्री से ज़्यादा तीव्र मोड़ों पर प्रदान किया जाना चाहिए? जो ट्रैक माउंटेड ऑटोमेटिक गेज फेस लुब्रिकेटर होता है, उसे लगाने के लिए कम से कम कितनी डिग्री से ज़्यादा का कर्व होगा? तो 2 डिग्री से ज़्यादा के कर्व में ही ट्रैक माउंटेड ऑटोमेटिक गेज फेस लुब्रिकेटर लगाया जाता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में रेल क्लियरेंस की जांच कितना के बीच में की जाएगी? तो यहाँ पर जो चेक रेल क्लियरेंस है पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, अगर वो पीएससी स्लीपर का है तो वो 41 से 45 होता है, और अदर देन पीएससी स्लीपर में 44 से 48 होता है। यहाँ पर 44 से 48 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है ये पीएससी ट्रैक पर है, तो 41 से 45 मिलीमीटर। Next question, the gap between the top of the leading stretcher bar and the bottom of the stalk rail should be। जो गैप होता है स्ट्रेचर बार में और स्टॉक रेल के बीच में, ताकि वो आपस में टकराए नहीं, घिस करके नहीं चले, स्मूथ मूवमेंट हो पाए और ज़्यादा लिफ्ट भी टंग रेल नहीं हो पाए, नहीं तो वो ट्रेनों के व्हील से टकराव पैदा होगा। तो ये रखा जाता है 1.5 mm से 5 mm के बीच में रखा जाता है। टंग रेल को घिसा हुआ या क्षतिग्रस्त कब माना जाएगा? तो इसको मानने के लिए है कि अगर ये चिप्ड या क्रैक है, ठीक है ना, छोटी दूरी हो, लेकिन यह 200 mm कम से कम होना चाहिए, और वो 1 मीटर में, यानी 1 मीटर के अंतराल में, ऐसे एक मान लिया कि 1 मीटर है तो इसमें अलग अलग जगह पर चिपिंग है, तो 1 मीटर के अंतराल में यह 200 mm होना चाहिए। यानी कम से कम इसका 20% हिस्सा अगर वो चिप्ड या क्रैक्ड है तो तभी वह माना जाएगा कि वह टंग रेल क्षतिग्रस्त है या घिसा हुआ है। दूसरा यह पता करने का है कि अगर ये ट्विस्टेड है या वेंट है तो, और इस जिसके कारण पे हाउस नहीं हो रही है, तो उसमें यह देखना होगा कि अगर वो गैप 5 mm या ज़्यादा से अगर बनता है टो पर, तो उस केस में टंग रेल को हम क्षतिग्रस्त या घिसा हुआ मानेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, अतः ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टर्न आउट में क्रॉसिंग के नोज पर बिंग रेल पर अधिकतम कितना अनुमत ऊर्ध्वाधर यानी घिसाव कितना अनुमत है? मैक्सिमम परमिसिबल बियर ऑन द बिंग रेल ऑन द नोज ऑफ क्रॉसिंग। नोज ऑफ क्रॉसिंग के बगल में जो बिंग रेल होता है उस पर कितना परमिटेड है? तो ये 10 mm तक परमिटेड है। द वर्साइन ऑफ टर्निंग कर्व ऑन लूप लाइन शुड बी रिकॉर्डेड एज स्टेशन। जैसे हम पहले भी एक क्वेश्चन में बात कर चुके थे, कर्व में 10-10 मीटर पर होता है, और अगर टर्न आउट की बात की जाए और टर्न इन की कर्व की बात की जाए तो वहाँ पर 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर स्टेशन बनाए जाएंगे और 6 मीटर के कॉर्ड पर इसे मेजर किया जाएगा। तो ऐसा दूसरा जवाब सही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों पर ओएमएस की रिकॉर्डिंग। तो अगर गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर 1 मंथ होता है, और 100 किलोमीटर तक अगर होगा तो इसकी जो गति होगी वो गति नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 महीने होती है। तो यहाँ पर जवाब इसका सही है 1 महीना। द रेल लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर शुड नॉट बी लेस देन डैश मीटर व्हेन द स्पीड इज एबव 100 kmph। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अगर स्पीड 100 kmph से ज़्यादा है तब 11 मीटर आपको से कम का परमानेंट रेल क्लोजर आप नहीं डाल पाएंगे, और अगर 100 kmph तक अगर स्पीड है तो 5.5 मीटर का आप रेल क्लोजर डाल सकते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाले मार्गों के लिए टीआरसी की ज्योमेट्री क्या होगी? तो आप ऐसा देख लें, तो इसे जो है आप जैसे लेस देन 100 का एक ग्रुप बना दीजिए, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन अप टू 110, 110 से ज़्यादा 130
30 तक और 130 से ज़्यादा। और बड़ा आसान है इसे याद करना कि जहाँ पर स्पीड कम होगी तो वहाँ पर टीआरसी ज़्यादा समय में आएगी। तो आप इसे 1 महीने किसी की नहीं होती है, तो ये हो गए 2 महीने, ये हो गए 3 महीने, ये हो गई 4 महीने। सो वाला 1 छोड़ दिया था तो उसको भी गायब कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगी 6 महीने। तो इस प्रकार 100 से ज़्यादा और 110 वाले में 4 महीने आ रही है, तो यहाँ 4 महीने इसका जवाब सही है। फ्लोटिंग स्थिति में माप के अनुसार एक सीधे ट्रैक पर गेज की सीमा क्या है? तो गेज अगर स्ट्रेट ट्रैक में है और फ्लोटिंग कंडीशन में माना गया तो मेंटेनेंस में -6 mm टू +6 mm तक रखा जाएगा। ईआरसी की अगर ओवर ड्राइविंग की जाए और अंडर ड्राइविंग अगर की जाती है तो ईआरसी का टो लोड प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उसे फ्लशिंग किया हो रहना चाहिए। तो इसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा कि मैक्सिमम टो लोड प्रभावित करने के लिए अगर ओवर ड्राइविंग और अंडर ड्राइविंग है तो टो लोड इसका अफेक्टेड हो जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक एक बार में कितना से अधिक नहीं किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपर कंसोलिडेशन अचीव किया जा सके, एंड दैट इज 50 mm। ट्रॉली रिफ्यूजेज के अलावा अधिकतम दूरी उच्च किनारों और पुलों को छोड़कर कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूजेज शैल नॉट एक्सीड डैश मीटर एक्सेप्ट कटिंग हाई बैंक ऑन ब्रिजेज। तो ट्रॉली रिफ्यूजेज की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वह है 1000 मीटर। एक 12 टर्नआउट में स्विच पोर्शन में कितने पीएससी स्लीपर बिछाए जाते हैं? तो यह है 1 से लेकर 20 तक, अतः 20 स्लीपर बिछाए जाते हैं। टो लोड ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप शुड बी मेजर्ड ऑन डैश % ऑफ ईआरसी रैंडमली ऑन एवरी स्लीपर। जब टो लोड मेजरमेंट करते हैं तो 1% ईआरसी हर एक 100 स्लीपर पर मेजर किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1,100। फुल कंप्लीमेंट ऑफ ट्रैक फिटिंग एट ब्रिजेज अप्रोचेज अप टू। कभी भी ब्रिज के ब्रिज पर फिटिंग्स की बात की जाएगी तो ब्रिज पर तो उसको किया ही जाएगा, उसके अलावा वो बाकी ट्रैक स्ट्रक्चर भी अगले 100 मीटर तक दोनों तरफ में उसकी फिटिंग को पूरा किया जाएगा। उसकी ट्रैक ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी ही रखी जाएगी। तो यहाँ 100 मीटर है। द गेज लेवल एंड ट्रॉली यूज्ड इन द ट्रैक सर्किटेड एरिया में यह डर होता है कि दोनों रेल अगर टकरा जाएगी, किसी तरह से कांटेक्ट हो जाता है मेटालिक चीज़ों से, तो ट्रैक सर्किट फेल हो जाएगा। तो बचाने के लिए हम इंसुलेटेड टाइप की ट्रॉली और गेज का इस्तेमाल किया जाता है। लूप लाइन की डीप स्क्रीनिंग साल में डिफाइन की गई है और वह 15 साल में एक बार की जानी चाहिए। मेन लाइन पर जो डीप स्क्रीनिंग है वो कुशन के आधार पर निर्धारित की गई है। बोल्ट होल में स्टार क्रैक्स डेवलप हो जाता है समय के अंतराल, तो इसे रोकने के लिए उसे चैम्फरिंग कर दिया जाता है। वह कौन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेलवे लैंड बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए बिटवीन स्टेशन और एट अनइम्पॉर्टेंट स्टेशन? तो बिटवीन स्टेशन की बात की जाएगी या अनइम्पॉर्टेंट स्टेशन की बात की जाएगी, तब वो हो जाएगा एसएससीपीवे इंचार्ज। 100 मीटर से कम के अगर मुख्य स्पान वाले पुलों पर ट्रॉली रिफ्यूजेज की अधिकतम दूरी, तो ट्रॉली रिफ्यूजेज कम से कम 100 मीटर पर ही बनाए जा रहे हैं। तो 100 मीटर से अगर कम का स्पान भी है तो भी 100 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक उसकी दूरी आप उससे मैंने एक में सेफ्टी मेजर्स आप रखेंगे। तो अगर आपने वर्क परमिट नहीं लिया है तो कम से कम 2 मीटर की आपको दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। थ्रू रेल रिन्यूअल के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो थ्रू रेल रिन्यूअल प्रपोज करने के लिए ज़रूरी है कि उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो उसमें इंसिडेंस ऑफ रेल फेलियर और फ्रैक्चर देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है कि उस रेल की लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड थी और कितनी हो चुकी है, और उस पर बीयर को भी देखा जाता है। तो तीनों ही जवाब सही है, अतः ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा।
लिमिट ऑफ वर्टिकल वियर ऑफ 60 केजी रेल, 60 केजी रेल का वर्टिकल घिसाव अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम वर्टिकल घिसाव 13 मिलीमीटर तक परमिटेड है। व्हाट इज द सर्विस लाइफ ऑफ 60 केजी 90 यूटीएस रेल इन टर्म्स ऑफ जीएमटी? तो 60 केजी 90 यूटीएस रेल सामान्यतः उसका 800 जीएमटी उसकी लाइफ होती है, पर अगर वो रेल ग्राइंडिंग मशीन वाले आरजीएम रूट पर है, तो अगर यह आरजीएम रूट पर होता तो उस केस में इसकी लाइफ रेलों की 1000 जीएमटी हो सकती थी। इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में कोई भी पेड़ पौधे का हिस्सा लाइव कंडक्टर वायर से 4 मीटर के अंतर्गत में नहीं आना चाहिए। कम अवधि के कार्य, तो कैजुअल रिन्यूअल या स्लीपर का काम एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, क्रीप का काम भी सुबह से शाम के बीच में समाप्त हो जाता है, और ट्रैक का डीपस्किनिंग ये लंबा वर्क चलता है। तो अतः ए और बी इसके जवाब सही हैं। रेल विफलता के मामले में इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में अगर रेल फेलियर होता है तो कंटिन्यूटी बनानी चाहिए। कंटिन्यूटी बनाने के लिए जंपर का प्रयोग किया जाता है। कम अवधि के कार्य में सुरक्षा में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो हैंड सिग्नल प्रदान किया जाता है, बैनर किया जाता है, और एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर डेटोनेटर्स या कोहरा सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों से जवाब सही है, ये उपरोक्त सभी इसके सही जवाब माने जाएंगे। ड्यूरिंग वर्क ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इन ऑटोमेटिक टेरिटरी, अब यहाँ बात हो रही है ऑटोमेटिक टेरिटरी के। अगर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क या रुकावट, जो काम का जगह है या कोई रुकावट वहाँ पैदा हो गई है, डिस्टर्बेंस हो गया है, तो उस केस में अगर ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ ए ट्रेन इनटू द सिग्नलिंग सेक्शन इज लेस देन 1200 मीटर, और वह लोकेशन 1200 मीटर सिग्नल से कम है, तो उस केस में सिग्नल को सिक्योर कर लिया जाएगा ऑन पोजीशन में, और बैनर फ्लैग और 3 डेटोनेटर लगा दिए जाएंगे। तो बैनर फ्लैग और 3 डेटोनेटर कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो ये ऑटोमेटिक टेरिटरी है, यहाँ पर 90 मीटर पर हम बैनर फ्लैग लगाएंगे और 180 मीटर पर 3 डेटोनेटर लगाए जाएंगे। डेटोनेटर की सामान्य अवधि क्या होती है? तो डेटोनेटर की जो नॉर्मल लाइफ है वो 5 साल है। उसके बाद उसे जांच करके उसे एक एक करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अस्थायी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल में कौन कौन शामिल है? अस्थायी फिक्स्ड इंजीनियरिंग सिग्नल, तो आप इसमें इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर, ये सभी शामिल है। तो ये जवाब डी इसका सही है। डेटोनेटर से फ्लैगमैन के खड़े होने की सुरक्षित दूरी, जब डेटोनेटर लगाया जाता है तो उससे कितनी दूरी पर डेटोनेटर फ्लैगमैन को खड़ा होना चाहिए? तो कम से कम 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। रेल डॉली को कितने से अधिक ढलान वाले सेक्शनों पर नहीं चलाया जाएगा? एंड दैट इज 1 in 200। जब भी पुश ट्रॉली पर अगर सामान ला दिया जाएगा तो उसे पुश ट्रॉली नहीं, वो डिप लॉरी की तरह व्यवहार करने लगता है, और उस पर सारे नियम डिप लॉरी के लगाए जाते हैं। नॉन इंटरलॉक्ड समपार फाटक जो होती है वो सामान्यतः ट्रैफिक के लिए बंद ही रखी जाती है, और जब एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक ट्रैक मशीनें चल रही हो तो 2 यूनिट के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल के हिसाब से 200 मीटर उनके बीच में दूरी होनी चाहिए। ए श्रेणी समपार फाटक किसे बोलेंगे? तो 50,000 से ज़्यादा होने पर स्पेशल होता है, और 50,000 से 30,000 के बीच होगा तो वो ए श्रेणी में रखा जाता है। यातायात की आवधिक गणना समपार फाटकों पर कितने, यानी सेंसस कितने समय पर लेवल क्रॉसिंग किया जाता है? तो प्रत्येक 3 साल पर फाटकों की सेंसस की जाती है, और गेट पोस्ट से जो स्पीड ब्रेकर है उसे कम से कम या 20 मीटर के करीब लगाया जाना चाहिए, और 20 मीटर से करीब लगाने में अगर यह रेलवे बाउंड्री से अगर बाहर भी चला जाता है तो ये परमिटेड है। रोड ओवर या रोड अंडर ब्रिज बनाने के लिए, प्रपोज करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कम से कम वहाँ पर कितना फाटक पर टीवी होना चाहिए? तो 1 लाख प्रतिदिन का टीवी होना चाहिए।
हॉट वेदर पेट्रोलिंग जब इंट्रोड्यूस करना है, जब रेल टेम्परेचर कितना से अधिक हो जाए, यदि वो ट्रैक हो स्लीपर डेंसिटी 1540 या उससे ज़्यादा है। तो जब भी स्लीपर डेंसिटी 1540 से कम होती है तो TD+20 होती है, और 1540 से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो TD+25 हो जाएगी। वाइडर स्लीपर के केसेज में वो TD+30 डिग्री होती है। पुलों में खतरे के स्तर को, तो खतरा है तो सामान्य बात है, इसे लाल रंग से रंगा जाता है, लाल रंग से मार्क किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात की गई है, भारत वाले हिंदी दिवस की बात नहीं की गई है। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो शुरुआत में 14 थे और बाद में 8, तो कुल मिला करके 22 भाषा। ये सब भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? ये भी एक है, भाग 17 में। किस लिपि में राजभाषा हिंदी लिखी जाती है? ये भी एक पूछता है, देवनागरी में लिखी गई है। OLIC का फुल फॉर्म क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है इसका। हिंदी में परीक्षाएं साल भर में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो ये परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाती है। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम की बात की जा रही है, तो अधिनियम 1963 में पारित किया था, राजभाषा अधिनियम 1963। कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो राजभाषा या किस मंत्रालय के अंतर्गत में काम करती है? ये भी अक्सर पूछा गया है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत में काम करती है। किस क्षेत्र में हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक नहीं है? तो हिंदी में अगर कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो हिंदी में देना आवश्यक है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और कौन सी विदेशी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो निम्न में से दिए गए में से नेपाली एक भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। यानी भारत में नेपाली एक विदेशी भाषा के तौर पर है, परंतु वह 8वीं अनुसूची में उसे शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह 110 प्रश्न आसानी से याद हो गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न पत्रों के लिए हमसे जुड़े हुए रहिए। हम आपके लिए पुरानी पहले की दी गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन लाएंगे, और आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए। बाकी तो हम आपको ऐसे 110 क्वेश्चन कई करा करके आपको 10,000 क्वेश्चन हमको याद करा देंगे, और इससे ज़्यादा प्रश्न पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम सवाल जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं वही रिपीट करते हैं। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से अधिकांशतः सवालों को जवाब दे पाने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।